किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। खेती को बचाने के लिए विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान एक साथ लाएं। प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू। आलू से जलाइए एलईडी बल्ब। नाबार्ड द्वारा एरिच बांध के लिए रुपए 458.58 करोड़ का ऋण स्वीकृत। प्रदेश के 47 जिलों में 1 मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून। प्रदेश में सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1300 करोड़ रुपए मंजूर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ में जोड़ना होगा। इससे समस्याओं से लड़ने में मदद मिलेगी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे पारंपरिक ज्ञान और आज की तकनीकों को साथ में लाकर जलवायु परिवर्तन से कृषि को बचाया जाए। उन्होंने कहा कि खेती में हमें पानी के उपयोग को कम करके उसे ज्यादा उन्नत बनाना है और उत्पादों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाना है। हमें पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों को साथ में जोड़कर खेती को ज्यादा सहनशील बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में लगातार पिछले कुछ फसल चक्रों से विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण खेती में भारी नुकसान हो रहा है। अतः हमें जलवायु परिवर्तन से हमारे जीवन में पड़ रहे असर से भी लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हमें कृषि को मौसम के परिवर्तनों के प्रति सहनशील बनाना होगा, जिसके लिए पहले यह समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का जैव विविधता पर क्या असर पड़ता है। हमें प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान लगाने की तकनीकों को और अधिक सशक्त बनाना होगा। वर्तमान में भारत के 641 में से 247 जिले सूखा या सूखे जैसी परिस्थितियों से झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 2013 लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही सभी को खाने का कानूनी हक मिल जाएगा। अब हर महीने बीपीएल कार्ड धारक लाभार्थियों के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज कम दामों पर दिया जाएगा। इसमें 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं और मोटा अनाज होगा। खाद्य सुरक्षा कानून के मुताबिक 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज मिलेगा। वर्ष 2013 में बने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने का अधिकार राज्यों को दिया गया था। 2 साल की भारी जद्दोजहद के बाद प्रदेश सरकार ने इसे 1 जनवरी 2016 से लागू करने का निर्णय लिया है। अगर हम आपसे कहें कि अब आप आलू की मदद से आपके घर में उजाला किया जा सकता है, तो यह है ना चौंकाने वाली बात। शोधकर्ता राबिनोविच और उनके सहयोगी पिछले कुछ सालों से लोगों को यही करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये सस्ती धातु की प्लेट्स तारों और एलईडी बल्ब को जोड़कर किया जाता है और उनका दावा है कि यह तकनीकी दुनिया भर के छोटे कस्बों और गांवों को रोशन कर देगी। यरूशलेम की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक राबिनोविच का दावा है, एक आलू 40 दिनों तक एलईडी बल्ब को जला सकता है। इसके लिए जरूरत होती है 2 धातुओं की। पहला एनोड जो निगेटिव इलेक्ट्रोड है जैसे कि जिंक, और दूसरा कैथोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जैसे कापर यानी तांबा। आलू के भीतर मौजूद एसिड जिंक और तांबे के रासायनिक क्रिया करता है और जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की तरफ जाते हैं तो ऊर्जा पैदा होती है। इसकी खोज वर्ष 1780 में लुइगी गेल्वनी ने की थी। लेकिन आप इसी प्रभाव को पाने के लिए इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच कई पदार्थ रख सकते हैं। नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने झांसी जिले में एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए RIDF के तहत रुपए 458.58 करोड़ का ऋण स्वीकृत कर दिया है। प्रस्तावित परियोजना में सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन शामिल है। परियोजना के तहत झांसी जिले की गरुवाठा तहसील के जुझारपुरा गांव के पास बेतवा नदी पर एक मिट्टी के बांध का निर्माण प्रस्तावित है। संग्रहित पानी के बड़े हिस्से का उपयोग लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। कुल मिलाकर RIDF की स्थापना के बाद से अब तक नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार को विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल रुपए 20,056.39 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूरी की है, जिसमें से अब तक रुपए 14,145.28 करोड़ की राशि राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है। प्रदेश के शेष 47 जिलों में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च से लागू किया जाएगा। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी है। जिलाधिकारियों को इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी प्रकार सभी उप जिलाधिकारियों को तहसील स्तरीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं डेयरी विकास में बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए
नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को रुपए 1441.81 करोड़ के ऋण की मंजूरी दे दी गई। इन परियोजनाओं का कुल वित्तीय परिव्यय रुपए 1835.25 करोड़ है। इसके साथ ही नाबार्ड 2015-16 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूर की गई ऋण राशि रुपए 2189.81 करोड़ हो गई है। परियोजना के 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में सूखे की विभीषिका से निपटने के लिए 1304.52 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए केंद्र सरकार से कुल 2057.79 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी, जिसके एवज में केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उपरोक्त सहायता राशि के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने दी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 1555 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 1650 रुपए, लखनऊ 1660 रुपए, उन्नाव 1580 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 2155 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 2600 रुपए, लखनऊ 2075 रुपए, उन्नाव 2185 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में चना का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 5460 रुपए, मेरठ 4200 रुपए, लखनऊ 5640 रुपए, उन्नाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 470 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 450 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 550 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 515 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 1500 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 750 रुपए प्रति क्विंटल, लखनऊ 1450 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 600 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 350 रुपए, लखनऊ 900 रुपए, उन्नाव 675 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मिर्च का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 1040 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 950 रुपए, लखनऊ 1800 रुपए, उन्नाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 2310 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 1550 रुपए, लखनऊ 1850 रुपए, उन्नाव 1825 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में लहसुन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 6300 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 6200 रुपए, लखनऊ 9200 रुपए, उन्नाव 6900 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में हरी मटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 2350 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 1400 रुपए, लखनऊ 2500 रुपए, उन्नाव 2800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में केले का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 1800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 950 रुपए, लखनऊ 1500 रुपए, उन्नाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में सेब का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 4640 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 4650 रुपए, लखनऊ 6000 रुपए, उन्नाव 5000 रुपए प्रति क्विंटल। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में मौसमी का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। आगरा 3090 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ 1450 रुपए, लखनऊ 3200 रुपए, उन्नाव 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। 100% एग्रीकल्चर, 100% एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्याज की खेती में क्या क्या सावधानियां बरतें। चूंकि नर्सरी लगभग तैयार हो चुकी है और अब रोपाई का समय है, ऐसे समय पर जो है कौन कौन सी बातें हैं, प्रमुख ऐसी छोटी छोटी बातें जिनको हम अगर ध्यान से करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहांपुर से वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रपाल जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई से जानना चाहता हूं कि जो नर्सरी लगभग तैयार हो गई है और ऐसे समय पर जो है हम किसान भाई क्या सावधानी बरते हैं? देखिए, जो किसान भाइयों को ट्रांसप्लांटिंग का कार्य चल रहा है, पौधरोपण का कार्य चल रहा है, जिन किसान भाइयों ने लेट बीज डाला है, यदि उनमें पौध गलन की ऐसी कोई समस्या आ रही है तो कोई भी फंजीसाइड का एक स्प्रे कर दें ताकि ये समस्या से निदान हो। अब बात रोपाई की आ रही है, पौधरोपण का सावधानी थोड़ी सी रखें। यदि आपकी नर्सरी बड़ी हो गई है तो उसे किसी गड़ासे से ऊपर की पत्तियों को काट देना चाहिए। इसके बाद इसका शोधन कर लेना चाहिए। शोधन के लिए यह है कि 2 दवाएं ध्यान रखें किसान भाई। एक तो थायरम होता है या कैप्टान है, 2 ग्राम वो ले लें और वावस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके जड़ वाले भाग को उसमें 5 से 7 मिनट डुबो कर इसके बाद रोपाई का किसान भाई कार्य करें। जो पौध शोधन है वो कैसे करे किसान भाई? पौध शोधन के लिए जैसे 2 ग्राम मैंने थायरम बताया और 1 ग्राम वावस्टिन, इसको 1 लीटर पानी में घोल बना करके और जो पौधे के जड़ वाला भाग है उसको डुबोना चाहिए। पौधरोपण कैसे करे किसान भाई और क्या सही समय है उसको करने का? देखिए, यह समय बिल्कुल सही चल रहा है। पौध रोपाई का जो हमारा अच्छा समय है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक प्याज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब इस समय थोड़ा सा ध्यान ये और देने की है कि किसान भाई ज़्यादातर हमारे प्याज की रोपाई सीधे खेत में फ्लैट कर देते हैं। उससे निराई गुड़ाई में समस्या आती है, दवाओं छिड़कने में समस्या आती है। किसान भाई यदि इसको क्यारी के रूप में 1 मीटर चौड़ी के लगभग रख लें और उसमें 1-1 फीट की चौड़ी नाली दे दें ताकि सिंचाई में भी समस्या ना जाए और निराई गुड़ाई के लिए भी आराम रहे, बैठ करके हाथ आसानी से पहुंच सकता है। तो ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि क्यारी में, और करते भी हैं, काफ़ी किसान करते भी हैं, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान और रखने की ज़रूरत है कि जब रोपाई करते हैं तो जो सीधे खेत में आप प्लेन में कर देते हैं, यदि आप किसान भाई हमारे नाली विधि द्वारा रेज बेड जिसे कहते हैं उसके द्वारा करीब 4 से 5 इंच ऊंची लगभग मेड़ बना करके और इसकी रोपाई करें। जैसे कि रोपाई का हमारा ये है कि पौध से पौध की दूरी 4 से 6 इंच
की दूरी रखनी चाहिए और लाइन से लाइन 6 से 8 इंच की दूरी पे रखना चाहिए। यदि ऐसा किसान भाई करते हैं तो जो पौधे का विकास है वो अच्छा होता है और जो प्याज है हमारी जिसका काफ़ी माने वो होता है बल्ब बड़ा निकलेगा और प्रॉपर दूरी पे रहेगा। और जो उर्वरक प्रबंधन करना है किसान भाई वो कैसे ध्यान देखिए, रखें? प्याज में उर्वरक प्रबंधन पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि किसान भाइयों के पास हमारे करीब खेत तैयार के समय रोपाई के करीब 1 महीने के आसपास पहले जो है 250 से 300 कुंटल गोबर की सड़ी खाद यदि मिला देते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उर्वरक का ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है। किसान भाइयों को और बता दें कि हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खुले हुए हैं जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और उससे यदि आप मृदा परीक्षण करा कर उर्वरक डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए सामान्यतः जो है उर्वरक है 100 ग्राम नत्रजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास इसमें 100 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि आपने डीएपी दे रहे हैं फास्फोरस की जगह में तो आपको सल्फर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के जब रुपाई से पूर्व खेत में मिलाना जरूरी है और इसी के साथ 8 किलो बोरान प्रति हेक्टेयर की दर से मिला लें तो इससे आपका उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। जो किसान भाई डीएपी की जगह में सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करते हैं तो इसमें करीब 6 बोरी प्रति हेक्टेयर के आसपास सिंगल सुपर फास्फेट लगता है। उसमें सल्फर की अलग से मात्रा देने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे हमारा जो है इसकी पूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट से हो जाती है और उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। तो मेरा है किसान भाई यदि सुपर प्रयोग करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट तो बेहतर है। यानी पोषक तत्वों को देने में काफी सावधानी बरतनी चाहिए किसान भाइयों को, बहुत जरूरी, खासकर जब रोपाई के बाद। जी। और अगर सिंचाई जो कि अभी आपने बताया कि क्यारी बनाकर करना चाहिए और एक नाली की व्यवस्था भी रखनी चाहिए, तो जब रोपाई करने के बाद सिंचाई की व्यवस्था फिर कैसे करेंगे? देखिए, रोपाई के बाद जैसे हमने बताया कि यदि नाली साथ में देगा तो पानी, देखिए प्याज में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम रोपाई के तुरंत बाद एक तो हल्का पानी दे देना चाहिए, किसान भाई करते भी हैं। और एक और ध्यान देना चाहिए कि जो हमने खाद की मात्रा यूरिया की आधी मात्रा फास्फोरस पोटास उस समय खेत में मिला देते, आधी जो नत्रजन है, तो प्रथम सिंचाई जो हमारी वैसे तो ये माना गया है कि प्याज में जो है 25 से 30 दिन बाद जो है एक टॉप ड्रेसिंग यूरिया की कर देनी चाहिए शेष। अब सिंचाई की बात है तो सिंचाई को ध्यान रखें कि पहले हल्की सिंचाई करें, 1 महीने तक किसान भाई हल्की और जल्दी जल्दी करें, फिर इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। दूसरी और सावधानी कि जिस समय बल्ब बनता है उस समय किसान भाइयों को नितांत आवश्यक ही प्याज में सिंचाई करें और हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा नहीं जरूरत है। यदि आपने रेज बेड के द्वारा पौधा का रोपण किया है प्याज का तो निश्चित ही हल्का पानी लगेगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा। एक किसान भाई और ध्यान रखें कि जब प्याज तैयार हो जाती है तो खुदाई से कम 15-20 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। बहुत बड़ी समस्या डॉक्टर साहब ये लग जाती है कि जो रोग कीट हैं इनसे बड़ा नुकसान होता है। क्या रुपाई के बाद कुछ ऐसी समस्या आने की संभावना है या पहले ही किसान भाई कुछ व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए, ये प्याज में तो कई समस्याएं आती हैं कि जैसे है, एक तो थ्रिप्स कीट की समस्या काफ़ी आ जाती है, तो इसके लिए है कि जो भी मोनोक्रोटोफास है पहले से यदि स्प्रे कर देते हैं किसान भाई, 1 लीटर पानी में 2 ml दवा मिला करके यदि स्प्रे कर देते हैं तो ये समस्या नहीं आती। और इसी तरीके से यदि पौध गलन की समस्या आप किसान भाइयों को लग रही है तो कोई भी फंजीसाइड जैसे सांप दवा है इसको भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे कर देते हैं तो ये समस्या नहीं आएगी। ये क्योंकि मौसम यदि ठंडा ज़्यादा रहेगा, पानी बरसात भी हो सकती है, तो उस समय ये समस्या आने के फंगस की ज़्यादा प्रॉब्लम तो पहले से कर देने में लाभप्रद है। बीमारियां ऐसी हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं कुछ? जी। जैसे आपकी पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, पौध गलन की समस्या है, ये समस्या कई आ जाती हैं जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान होता है। तो इसके लिए फंजीसाइड कोई भी जो भी उपलब्ध है, ज़्यादातर कार्बनडाजिम है या डाइथेमियम 45 जो भी उपलब्ध है उसका स्प्रे कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लगभग पौध की बढ़वार के समय ये समस्या ज्यादा आती होंगी? मतलब अभी शुरुआती दौर में तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद जब पौधा लगभग बड़ा हो चुका होगा उस वक्त दिक्कत, यानी शुरुआत से अगर रखे व्यवस्था तो ये दिक्कतें आगे कम हो, जैसे आपने कहा कि पहले से छिड़काव कर दें तो नुकसान कम हो सकता है। खरपतवार बहुत
बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और पोषक तत्व ज़्यादा खींच लेते हैं फसल से, तो उनसे कैसे सुरक्षा देखिए, करें? प्याज में खरपतवार की समस्या सामान्यतः काफ़ी आ जाती है। किसान भाइयों को मेरे तो ये है कि यदि आप मान लो खुरपी के द्वारा निराई गुड़ाई अच्छी तरीके से कर दें, खरपतवार उसी समय निकाल दें, और जो आपके बेड बनाए हैं या पौध जहाँ लगाए हुए हैं वहाँ पे मिट्टी को खुरपी के द्वारा यदि करते हैं तो जड़ों को विकास अच्छा होता है। यदि आपको रसायन प्रयोग करना है खरपतवार नियंत्रण के लिए तो एक वैसालीन दवा आती है। वैसालीन को ये यदि ज़्यादा खरपतवार हैं तो 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, यदि कम है तो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, और 500-600 लीटर पानी में घोल बना कर यदि आप रोपाई के 3-4 दिन बाद कर देते हैं तो ये समस्या आपको खरपतवारों से नहीं मिलती। और साहब, बिल्कुल आपने जो हमें जानकारी दी है कि चूंकि रोपाई का समय चल रहा है और ऐसे समय पर अगर शुरुआती दौर से ही किसान भाई इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे आपने रोग कीट के बारे में बताया गया कि पहले से स्प्रे कर दें तो रोग कीट से बचाव कर सकते हैं, और ताकि फसल के उत्पादन पर कोई प्रभाव ना पड़े और जब बाजार में उसको विपणन करें तो बेहतर मूल्य हमारे किसान भाई को प्राप्त हो। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती बाड़ी की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों के विश्लेषण के अनुसार 8 से 11 जनवरी तक तापमान में काफी उतार चढ़ाव रहेगा और खिली धूप निकलेगी। इस सप्ताह लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 25 एवं न्यूनतम तापमान 9 से 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 8 जनवरी को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा एवं 13 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और आर्द्रता 43% रही, जबकि 9 जनवरी को अधिकतम तापमान 23 तथा न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा एवं 16 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। 11 जनवरी को तापमान और हवा की रफ्तार में और गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 22 तथा न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहेगा तथा आर्द्रता बढ़कर 44% पहुंच जाएगी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ व आसपास के क्षेत्रों में इस दौरान ठंड बढ़ेगी और अधिकतम तापमान जहां 23 से 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान गिरकर 11 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।